नमस्कार। बिहार के दंगल में आपका स्वागत है हमेशा की तरह और मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। और आज हम बिहार के दंगल में बात करेंगे अब की बार किसकी सरकार। सवाल बड़ा है। बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी पर व्यवस्था राजस्थान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी ने भी बुधवार को अपना बदलाव पत्र जारी किया, जिसमें कई बड़े वादे किए गए। इन्हीं से एक वादा कांग्रेस ने शराबबंदी को लेकर भी किया है। कांग्रेस का कहना है कि शराबबंदी के फैसले की वो सत्ता में आने पर समीक्षा करेगी। कांग्रेस ने कहा कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार इसके सकारात्मक उद्देश्य से भटक गई है। इसके कारण राज्य में अवैध व्यापार हो रहा है और पुलिस को लाभ पहुंचा है, जबकि जनता अभी भी परेशानी है। ऐसे में सत्ता में आने पर इसकी सही से समीक्षा की जाएगी। और बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। पार्टी ने इस बिहार बदलाव पत्र नाम इसे दिया है और घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव को जगह दी है। वहीं आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। चिराग पासवान बोले कि लाखों लोगों ने इसमें अपने इनपुट दिए हैं। खुद पिता रामविलास पासवान ने अस्पताल में रहते हुए इसे तैयार कराया है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार प्रदेश में मेरे जैसे युवाओं को टांग खींचने में लगे हैं। चिराग बोले कि अगर नीतीश जीते तो बिहार हार जाएगा। चिराग ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताते हैं। नीतीश कुमार पहले खुद ही पीएम मोदी का विरोध किया और अब उनके साथ खड़े हो गए। और इन सब के बीच दो घोषणा पत्र, एक कांग्रेस का, एक लोजपा का। बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहाँ पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है। हमने इरिगेशन को हमने इरिगेशन की बढ़ोतरी की बात की है। हमने कोशिश की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की जो भी धान और चीजें पकाते हैं उनको सही मूल्य मिले। 3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने। हमारी सरकार बनने पे वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहाँ का कानून लाके, जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज का जब जिक्र होता था, पुराने जमाने में जब तक्षशिला की बात होती थी, तो वहीं बिहार से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहाँ देश विदेश के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में है। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी, घर वापस आना चाहते थे। पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं करते। आप कोटा का अगर आप देखें, वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी पर व्यवस्था राजस्थान की। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते। और लोजपा का विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जारी करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि 15 साल से सत्ता में रहने के बाद भी वो नाली गली और खेत में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। नाली गली विकास का कोई संकेत नहीं है, ये सब बुनियादी ज़रूरतें जो सालों पहले ही हो जाना चाहिए थी।
बीते 15 साल में क्या किया, बिहार में रोजगार के लिए क्या किया, बिहार को सशक्त करने के लिए क्या किया गया। लोजपा नेता ने आरोप लगाया कि बिहार में अभी स्वास्थ्य की सही सुविधा नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और शिक्षा के हालात खराब हैं। नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहने वाले चिराग पासवान ने कहा कि अगर नीतीश कुमार जीतते हैं तो बिहार हार जाएगा। चिराग ने कहा कि वे सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, युवा हैं और दुनिया घूमे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हर मुद्दे का शामिल किया है, हर मुद्दे का जिक्र किया है जिससे बिहार की जनता जूझती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक तो बिजली पहुंची जानी चाहिए थी, लेकिन कुमार अब इसका वादा कर रहे हैं। लोजपा के दृष्टि पत्र में समान काम समान वेतन लागू करने, युवा आयोग का गठन करने का वादा किया गया। इस बीच चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुन लीजिए। साल की आपकी उपलब्धि क्या है? भूल जाइए 15 साल में आपने क्या किया। आप क्या गिनाते हैं? साइकिल योजना की हमने शुरुआत की। भैया कब किए थे आप साइकिल योजना की शुरुआत? इन 5 सालों का जिक्र कीजिए ना कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, सारी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गिनाएंगे। आप अपनी योजना बताइए ना। सड़क आपने दी, बिजली आपने दी। बिजली की योजना दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत गांव-गांव तक बिजली पहुंची। सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और उसके बाद आप श्रेय लेते हैं कि भैया बिजली पहुंचाई आपने। केंद्र सरकार, ये वही केंद्र सरकार, ये वही प्रधानमंत्री जिनका आप हाथ छटक कर आप अलग चले गए थे अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए। इन्हीं प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष का नेता बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार आप 2014 में बनना चाहते थे। इन्हीं को निमंत्रण देकर आपने इनके हाथ से थाली छीनी और आज इन्हीं की योजनाओं को गिना रहे हैं। पर अगर कोई कहता है कि आप प्रधानमंत्री जी की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो इनको तकलीफ होती है कि भैया क्यों। सीतामढ़ी है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, अनंत संभावनाएं है जिसको आप रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर आप विकसित कर सकते हैं। जहां एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों दूसरी तरफ हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता के उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाते मिलते हमारे प्रधानमंत्री से और बोलते कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो अयोध्या में दर्शन के लिए जाए सीधा माता सीता के दर्शन करने सीतामढ़ी पहुंचे। भगवान महावीर की जन्मस्थली है लछवाड़, जो मेरा भी कर्म क्षेत्र है, मेरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। कितनी बार मैंने मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि सर लछवाड़ को हम लोग को विकसित करना चाहिए। यहाँ पर भगवान महावीर के जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर निवेश करना चाहते हैं, इसको एजुकेशनल स्पॉट बनाना चाहते हैं, पर किसी तरीके के कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। और उसके बाद जब इन विषयों को मैंने उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री ने मुझसे ही संवादहीनता साध ली। ना उन्होंने मेरा फोन उठाते थे, ना मेरे पत्रों का कोई जवाब। भाई पूछिए ना मुझसे। जब हमारे छात्र पूछते हैं कि ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 6-6 साल तक क्यों चलता है, दीजिए ना। क्यों आप उनको डिग्री नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं कि भैया इसको डिग्री मिल गई तो कल को रोजगार मांगेगा। रोजगार कहां से देंगे? रोजगार तो है नहीं हमारे पास देने के लिए। तो रोजगार नहीं मांगे तो तुमको हम डिग्री नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो बोलेगा तो बोलेंगे अरे पहले डिग्री तो लाओ, पढ़ोगे तब ना रोजगार मिलेगा। तो पढ़ेगा कैसे? डिग्री नहीं मिलेगी। इसीलिए साथियों आप लोगों से आग्रह करता हूं, 20 साल 30 साल दिए पिछले बिहार ने विश्वास कर विभिन्न राजनीतिक दलों पर, विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर 20 साल दिए और उन्होंने सिर्फ हम लोग को वोट बैंक बनाया। दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, मुख्यमंत्री ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया, अति पिछड़ा वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, महादलित वोट बैंक उन्होंने तैयार किया। भैया उसके बाद किया क्या बताइए तो? बाबा जी जो हमेशा कहते थे बाबा कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। आज भी कई ऐसे घर हैं जिनको रोशन करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक हैं, कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक उनको, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार है मुझ में। शायद ये उनकी दूरदर्शिता ही थी कि वो जिस घर में दिया जलाना चाहते हैं अपने बेटे का नाम ही उन्होंने बचपन में चिराग रखा। और मैं उस लक्ष्य के साथ निकला हूं कि आज भी हर वो घर जो अंधेरे में है उस घर को मैं रोशन करने निकला, पापा के उस सपने को मैं रोशन करने निकला। और आज ईमानदारी से मैं बताता हूं, जो मैं कहता हूं कि भैया वो लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाश करने के लिए। मेरी लड़ाई है बिहार पर नाश करने की। आप सब जानते हैं ईमानदारी से मैं जिस गठबंधन के साथ था, एनडीए के साथ था, उस गठबंधन में अगर मैं रहता तो जितनी सीटें हम लोग को लड़ने के लिए दी जाती लोकसभा की तर्ज पर 100% स्ट्राइक रेट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुधवार को बिहार में दूसरा दिन था।
बुधवार को उन्होंने जमुई, भोजपुर, तरारी और पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनता से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इसके पहले मंगलवार को उन्होंने कैमूर, अरवल और रोहतास में रैलियां की और अपने चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार पर बल दिया। साथ ही बीजेपी के पॉपुलिस्ट एजेंडा राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की भी याद दिलाई। इस दौरान वे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर बरसे। तो दोहरे फायदे हैं। एक, राजा दिग्विजय सिंह जी की सुपुत्री को यहां से आप भेजेंगे, वह स्वयं भी एक शूटर है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को, जमुई को एक नई पहचान दिला रही है। उनकी माता जी भी सांसद थी, मैं भी संसद में था। उनके पूज्य पिताजी जब सांसद थे और मंत्री थे, तब भी मैं भी सांसद था। वास्तव में विकास की जो सोच उनकी थी, उस विकास की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को कमल चुनाव चिन्ह पर सुश्री श्रेयसी सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इतने भारी संख्या में आप लोग हैं, आप सबसे मैं दो ही अपील करूंगा। एक, यहां पे युवाओं की संख्या ज्यादा है और जो संख्या युवाओं की है, ये संख्या ज्यादातर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन भी है। अपने फोन को पहले तो एक काम करना कि यहां से जाएंगे, चुनाव प्रचार करने के बाद स्नान करके, और इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूर के इस मंत्र का पालन करेंगे। प्रारंभ हुआ, रसोई गैस का निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा, इस दौरान वह भी संभव हो पाया और गरीब कल्याण रोजगार पैकेज के अंतर्गत भी उस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने बिहार से ही किया था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, उद्योग धंधे बंद हो गए, सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, जिन्हें अन्य राज्यों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग, झारखंड के लोग उत्तर प्रदेश से चलते थे, तो मैंने कहा भी भले ही महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली के अंदर उनके साथ कुछ व्यवहार जो भी हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, हमारे मेहमान होंगे, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, उनके लिए वाहन की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें मुफ्त में यह व्यवस्था देगी। यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया। ये हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार का मतलब हमारे लिए मां सीता का मायका हो जाता है। और इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि सीता मैया के मायके से कोई अगर उत्तर प्रदेश से गुजरे तो उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कोई भी बिहार का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश से गुजरा होगा, उसने एहसास किया होगा कि शासन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम लोगों ने करके दिखाया था। और बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। इसको देखते हुए अनुमान का बाजार गर्म है। न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लोग अपने अपने हिसाब से राजनीतिक उड़ा भाग लगाने में जुटे हैं। और क्या बिहार में सत्ता बदलेगी या जनता
अगले 5 साल और नीतीश के हाथों में सत्ता रखना चाहती है। हम जब भी किसी बात का अनुमान लगाते हैं तो उसके लिए आधार की ज़रूरत होती है और उसी बात को ध्यान में रखकर बिहार चुनाव को लेकर 3 अलग अलग एजेंसियों की ओर से किए गए ओपिनियन पोल आपके सामने भी हम रख रहे हैं। इन तीनों ओपिनियन पोल के रुझान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार बिहार की जनता का मूड आखिर क्या है। तो एनडीए 133 और 143 सीटों के आसपास, महागठबंधन की बात करें तो 88 और 98, एलजेपी 2 से 6 सीटें जो हैं ये पोल दिखा रहे हैं। वहीं टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महागठबंधन को 64 से 84, अन्य को 13 और 23, एनडीए को साफ तौर पे बढ़त दिखाई गई है। तो ये एग्जिट पोल हैं। फिलहाल तमाम एग्जिट पोल आते हैं, लेकिन जो मतदाता का फैसला होता है वो भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल आया है वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें एनडीए के साफ तौर पर बढ़त दिखाई गई है। और मुकेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, ओपिनियन पोल आ गए हैं और ओपिनियन पोल जैसा कि ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जो एनडीए है उसको साफ तौर पे कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई जा रही है। क्या कहेंगे इन ओपिनियन पोल को लेकर? सी वोटर इन सबका ओपिनियन पोल आया है से अभी आपको जो ये ओपिनियन है पोल का, उसमें अभी ये एग्जिट पोल जो दिखाता है कि ये 143 से 144 के बीच में एनडीए ये फिर रहेगा और 98 का जाएगा महागठबंधन और 4 से 5 सीट चुकी एलजेपी। सवाल उठता है कि जनता मालिक होता है ये लोकतंत्र में, क्योंकि जनता मालिक है और जब चुनाव का वक्त आता है तो चुनाव के वक्त में जनता सर्वोपरि हो जाती है। अगर आज देखें कि अपने बयानों से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से जो कहा, जो ये जमुई में उन्होंने कहा कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आप उनके कार्यक्रम में देखें कि कितने लोग मास्क ये लगाए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? कहीं नहीं था। लेकिन है कि इस बार जिससे ये जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल जो है, जब जनता की बारी आती है तो सारा फेल कर जाता है और उस समय आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इस तरीके का बदलाव कैसे हो गया। तो जनता के बीच में 10 तारीख का फैसला है, 10 तारीख को जनता इसका फैसला देगी और 10 तारीख को यह पता चलेगा कि जब मत पेटी खुलना शुरू हो जाएगा उसके बाद ये समझ में आएगा। और जैसे ही ये पहले चरण से लेकर के 10वें चरण तक का जो गिनती की शुरुआत जब होगी तो ये आपको जानकारी धीरे धीरे होगा कि आज किस पार्टी के सर जाएगा। तो फिलहाल अभी इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके हिसाब से जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो अपनी जगह, और तमाम कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जिट पोल कभी कभी सही भी होते हैं और बड़े पैमाने पर कभी कभी धराशायी भी हो जाते हैं, क्योंकि मतदाता के मिजाज को समझना ये बहुत मुश्किल होता है। तो फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे भी हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन इस बीच मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े। मुकेश जी, एक तरफ बात की जाए, आप तमाम घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट तमाम पार्टियां जो है वो जो है जारी कर रही हैं, बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये 3 हम अगर बात करें तो तमाम लोगों के विजन डॉक्यूमेंट्स इसका जिक्र भी है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक तमाम पार्टियां आई, तमाम पार्टियां गईं, लेकिन ये 3 मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई। तो बाकी के वादों का क्या किया जाए? देखिए, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि अगर हम जो आजादी के बाद से कहें तो आज भी ऐसा कई गांव है कि जो कि आज भी अंधेरे युग में जी रहा है। आप अगर रोहतास के इलाके में चले जाएं, जो पहाड़ी इलाका है, जो रोहतासगढ़ का इलाका है, जहां पे बिजली पहुंचने के बजाय, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और रोहतासगढ़ में राजा हरिश्चंद्र का किला है वहां, और जब उस इलाके में आप जाएंगे तो वो पहाड़ी पर स्थित है, वहां पे कहीं कहीं पे आपको बिजली दिख जाएगा। लेकिन
तमाम जो इलाके हैं वहां आज भी समुचित जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे आज भी महरूम है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 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 जिला ये राजधानी से सटा हुआ है, उन उन इलाकों में जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं जरूर पहुंची है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में काम हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम अपने दर्शकों को लगातार इस बात को बता रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो एकमात्र दो मुद्दे पे लोग अपने बातों को बताने की भी कोशिश करेंगे, अपने मतों का प्रयोग भी करेंगे, और 10 तारीख के जो मत पेटी में गिरेंगे, जो ईवीएम में जो अपने मतों का वो प्रयोग करेंगे, वो भी दो ही मुद्दे पे करेंगे। एक विकास के मुद्दे पे, दूसरा रोजगार के मुद्दे पे। अब सवाल उठता है कि अब आप अपने बयानों से सवाल देखिए, ये आप जब ये 5 सालों का जो चुनाव आता है, 5 सालों के बाद नेताओं को जिस इलाके में जाएंगे वो महापुरुष की धरती उनको याद आ जाती है। जैसे ही जाएंगे सीतामढ़ी तो सीता मैया किया, जैसे ही जाएंगे ये फिर मतलब रोहतास में तो वहां पे चूंकि शेरशाह सूरी की याद आ जाती। तो आप इन सारे चीजों को बोल करके आप जनता के मन को नहीं टटोल सकते हैं ना भाई। उनका मत अपना है, जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे और अपने मतों का प्रयोग करेंगे वो 10 तारीख को आपको दिखेगा कि बिहार का ताज। आपने विजन डॉक्यूमेंट में, घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मतदाता के जहन में क्या मुद्दा है, वो किस आधार पे जो है अपना मत देगा, ये भी बड़ी बात है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार का दंगल लगातार जारी है। किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी पर व्यवस्था राजस्थान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी पर व्यवस्था राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब की बार किसकी सरकार होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट की होड़ है जिसमें बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन बिजली, पानी, सड़क हम देख रहे हैं, ये 3 मूलभूत सुविधाएं आज़ादी के बाद से बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक अब तक नहीं पहुंची है। लेकिन आपको याद होगा हर चुनाव में इन चीज़ों का जिक्र हमेशा से होता रहा है, तब भी ये कई ऐसे गांव हैं जहां तक ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। इस बीच मुकेश जी भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, कांग्रेस तो एक कदम आगे निकल गई है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम शराबबंदी को लेकर इस पर समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कांग्रेस को जो है सत्ता का रास्ता, सत्ता तक पहुंचने के लिए शराब भी एक मुद्दा नजर आ रहा है? देखिए, बिहार में अगर यूं कहे कि अगर रेवेन्यू को लेकर के अगर हर पार्टियां अगर देख रही है कि अगर एनडीए की सरकार में शराब को बंदी ये किया गया और नीतीश कुमार का सबसे अहम सपना यही था कि हम बिहार को शराब मुक्त बनाएं। आप मैक्सिमम जिले में जाएं, शराब आज भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि शराब पूर्ण बंद हो गया।
शराब आज भी मिल रही है। लेकिन आपने जो वायदे किए कि हम शराबबंदी को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, शराब बिहार में नहीं मत मिलेगा, और अगर कहीं से भी शराब अगर मिल जाती है तो हम उस इलाके को सील करेंगे, हम उस घर को सील करेंगे, हम उस लोगों को जेल देंगे। अब कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि हम जैसे ही अगर मेरी सरकार बनती है, बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम उस पर विचार करेंगे। एक तरफ सीधा सीधा ये कह रहे हैं तेजस्वी कि हम 10 लाख लोगों को रोजी रोजगार देंगे। इधर सुशील मोदी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करेंगे। 5 साल तक आपकी सरकार पिछले 15 सालों से है लगातार। 15 सालों में क्या आपने बिहार के लोगों का बेरोजगारी दूर कर दी? केंद्र की सरकार में जब ये देश के प्रधानमंत्री जब आए थे और ये उन्होंने जिस तरीके की उन्होंने वादे किए थे कि मैं चीनी मिल खोल दूंगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, बिहार को विशेष पैकेज मिल जाएंगे, क्या वो सारे मिल गए? देखिए सीधा सीधा ये है कि आप ये सारे वादे आपको चुनाव के ही वक्त क्यों याद आता है? चुनाव के वक्त में ही आप इतने बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, जब करने की बारी आती है तो कई नियम कानून उसमें आ जाते हैं, कई नियम कानूनों का अड़चन आ जाता है। तो चूंकि बिहार के लोग कब तक चलेंगे, बिहार के लोगों को कब तक चलिएगा? जो स्थिति सही बात कही, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन वादे धरातल पर नहीं उतरते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वादे किए जाते हैं इसी को लेकर एक कानून बना देना चाहिए। अगर वादे पूरे ना हो तो उस नेता उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो तस्वीर है राज्यों की वो अपने आप बदलने लगेगी। फिलहाल मुकेश जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मुकेश जी ने बिहार के दंगल पे जानकारी दी, डॉक्यूमेंट जारी हो चुके हैं, एग्जिट पोल सामने आ चुका है, लेकिन इन सब के बीच मतदाता का फैसला भी आना है। बिहार के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी अधिकांश